सर इसमें हमने एक मॉलिक्यूलर फील्ड या एक्सचेंज फील्ड या क्रिस्टल फील्ड का कहा था। ठीक है, ये कहाँ से वो इस प्रोड्यूस होता है? ये इसी के ही है ना नाम है, ये जो वाइज थ्योरी के मुताबिक कि जी सर। जब डाइपोल्स जो हैं, ये एटॉमिक डाइपोल्स, ये जब जी सर। करीब होती हैं मसलन, तो उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जी सर। हाँ, तो ये इंटरेक्शन की बुनियाद पर इस आयरन ग्रुप में ये क्रिएट होता है। और ये चूंकि पैरेलल होती हैं, डोमेन थ्योरी थी, आपने देखा उसमें कि जी डोमेन सर। के अंदर जितने ही एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो सारी पैरेलली अलाइंड हैं। और ये हमें नेट नॉन जीरो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन देती हैं, जिसको आपने स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का जो है वो नाम जी दिया सर। था। तो यहाँ पर ये वही वाले जो पैरामैग्नेटिज्म में हमने ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिए थे। जी सर। ठीक है, बिल्कुल। एक्सेप्शनल केस लिया था कि वो आयरन ग्रुप, तो ये यही आयरन ग्रुप है जिसका एक क्रिस्टल फील्ड का था कि जब आप थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करें तो इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग होने की वजह से, यानी कि उनकी ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन की वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्विंच हो जाती है, और सिर्फ वो दे बिकम इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इस एक्सचेंज इंटरेक्शन जो हैं, इसका नाम ये यानी कि वाइज मॉलिक्यूलर फील्ड भी है, एक्सचेंज फील्ड भी है, और ये क्रिस्टल फील्ड भी है, जो जिसको आपने लैम्डा इनटू एम मसलन उसके ये प्रोपोर्शनल किया। जी, तो बाकी यहाँ तक जो था ये इसका रिजल्ट्स बता रहे हैं, लेकिन इसने इसका ओरिजिन नहीं बताया। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स, ये क्या है कि क्या ये डाइपोल डाइपोल के दरमियान ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, जी सर। या ये जो है ये जो मसलन जब इलेक्ट्रॉन घूमता है अपने ऑर्बिट्स में, तो किसी ऐसे इंस्टेंटेन जो है सिचुएशन में उनकी पोलराइजेशन हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक जानब और न्यूक्लियस जो है वो दूसरी जानब, तो जिसकी वजह से ये मसलन वहां पर ये पोलराइजेशन या डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो उनकी बुनियाद पर ये क्या फिर अगर डाइपोल्स बन जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी बुनियाद पर इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो हैं ये क्रिएट हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट इनसे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इसी ओरिजिन के बारे में है कि वाइज थ्योरी जो है इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक्स जो है वो आगे इसने हाइजेनबर्ग ने जो है वो उसने उसको ये क्लियर किया था। तो वो इंशाल्लाह ये चीज वहां पर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली है क्या, ये मैग्नेटिक आयन के दरमियान इंटरेक्शन हैं, यानी कि एटॉमिक डाइपोल्स के दरमियान, या फिर ये जो है ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इंटरेक्शन हैं बिटवीन द नेबरिंग डाइपोल। ये आगे नेक्स्ट आगे आएगा इंशाल्लाह। मतलब कि इसका ओरिजिन आगे नेक्स्ट पता चल जाएगा। जी, अगला आर्टिकल जो है वो इसी के, हम ऐसे एक तरतीब से जा रहे हैं ना कि जी। फेरोमैग्नेटिक में हमने मसलन इसकी वाइज की क्वांटम थ्योरी अभी जो है ये स्टडी कर रहे हैं, और इसके बाद देखेंगे इसमें कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो आगे ये इसके ओरिजिन के बारे में जो है वो उसने हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया, तो आज ही इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। जी, और बेटा और किसी का आवाज सही आ रही है यहाँ पर? सर मुझे तो आवाज ठीक आ रही है आपकी। चूंकि ये मैं आज नीचे कमरे में बैठने की बजाय जो ऊपर कमरा है, धूप में जो है ना, वो जो डिवाइस है थोड़ी आगे और पीछे उसको रखा है, तो मैंने कहा कोई सिग्नल इतने वीक तो नहीं, तो जरा अच्छा मौसम में बैठ के तो आपको पढ़ा रहा हूँ। सर सर आप आवाज मजे ठीक ले आ रही है, सर बिल्कुल आप तो एंजॉय करेंगे। आप अच्छा मजे ले रहे हैं सर, आपके पास नहीं तो नहीं बुक्स हैं, हमें धूप ऐसे में कौन बैठने देता है। नहीं ऐसे ना करें यार कि ये मैं मजे ही नहीं ले रहा। मैं चाहता हूँ बेटा कि आपको एक जो आर्टिकल हम पढ़े जा रहे हैं वो क्लियर हो, उसमें अगर कोई सवाल आप उठाते हैं तो मैं उसका
बकायदा पूरा जवाब दे सकूं। अगर फिर भी कमी रह जाती है तो जनाब मैं हाजिर हूँ, आप फिर पूछ सकते हैं मुझसे। सर ये भी हो सकता था ना कि अगर हम दो में बैठते तो हमें अच्छी समझ आ जाती, लेकिन ओके जी। तो हम ये स्टडी कर रहे थे ये पेज 245 पर कि ये पैरामैग्नेटिक रीजन, और यहाँ पर हमने पहले ग्राफ ये जो 8.3 है उसमें ये मैग्नेटाइजेशन जो है, सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन वगैरह और स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का मतलब वो ग्राफ पड़ा, और कैसे जहाँ पर दो जो हैं, एक मैग्नेटाइजेशन जो है एम टी ओवर एम नॉट बी डी एक्स के बराबर है, और एक जो थी वो एक्स के टी ओवर लैम्डा एन जी स्क्वायर जे बी स्क्वायर। तो जहां पर भी ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर स्पॉन्टेनियस जो है मैग्नेटाइजेशन वो एग्जिस्ट करती है। तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है फिर उसकी कंडीशन ये थी कि उसको तो ये जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये रिटेन करते हैं ओनली एट द टेम्परेचर विच इज लेस देन द क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन वगैरह वाले हैं उसके ये स्ट्रेट लाइंस हैविंग द डिफरेंट स्लोप्स एट द डिफरेंट टेम्परेचर, और जो जो कर्व है वो बीजेएक्स ब्रिलियन फंक्शन जो है मसलन उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कहाँ पर स्पॉन्टेनियस कहीं पर पॉजिटिव सॉल्यूशन है, मसलन जहाँ पर ये टी इक्वल टू टी सी पर था, जहाँ पर ये मसलन ओरिजिन पर ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो दैट बिकम द टेंजेंट टू द बीजेएक्स। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन एट दिस टेम्परेचर अनस्टेबल स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होती है, तो लिहाजा ये वैलिड नहीं था। तो उसके अलावा जब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम कि जब पॉइंट पी है उसके ऊपर जो फॉर टी लेस देन टी सी जो है वो सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करती हैं, तो यहाँ पर एक स्टेबल स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है दैट विल ऑकर बिकॉज द टेम्परेचर दैट इज आल्सो लेस देन द टी सी। और फिर उसके बाद देखा हमने कि ये जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन थी, अगर हम इसकी यानी कि एम एस टी ओवर एम एस नॉट इसका ग्राफ ड्रा करते हैं वर्सेस टी ओवर टी सी, तो वहां से देखा हमने कि एट टी इक्वल टू जीरो पर इस की जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन थी मसलन उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंड कम क्लोज टू द क्रिटिकल क्यूरी टेम्परेचर, तो देखते हैं हम कि इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है इसकी वैल्यू भी वो डिक्रीज करती है, और when T is equal to Tc we see that this spontaneous magnetization जो है that is destroyed या फिर वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखा हमने कि कैसे एक at T is equal to Tc पर जो एक फेरोमैग्नेटिक फेज था वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर उसी स्टेज पर टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दिया जाए लेस देन Tc तो वो फेज वापस आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। जी, अब हम ये जो पैरामैग्नेटिक रीजन है उसको देखते हैं। पैरामैग्नेटिक रीजन में कंसीडर द मैग्नेटाइजेशन इन द रीजन वेल अबव द Curie temperature यानी कि far T greater than Tc the spontaneous magnetization जो है that is equal to zero and external field will have to be applied to produce some magnetization। spontaneous के लिए तो किया था हमने कि हमने B is equal to zero करके भी उसको मैग्नेटाइजेशन जो है वो निकाली थी। तो अब अगर T greater than Tc है तो वहां पर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ये कि अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करते हैं तो some magnetization that will be produced। This field should however be weak enough to avoid the saturated या saturation state। In such a state we find that equation 8.56 that x जो है when it is very very small जो कि moderate वैल्यूज थी इसकी टेम्परेचर की और मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके लिए हमने ये देखा था कि बी जे एक्स जो है मसलन वो जे प्लस वन ओवर थ्री जे इंटू एक्स इसके ये नियरली इक्वल था।
तो चूंकि अगर हम इसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो वो वाला केस है कि एक्स जो है वो लार्जर देन यूनिटी होगा, और फिर उस वक्त जो है वो कि बी जे एक्स जो है दैट अप्रोचेज टू एल एक्स, एंड एल एक्स जो है दैट अप्रोचेज टू वन, so strong magnetic field that all the atomic dipoles will align in the direction of the magnetic field। तो उससे बचने के लिए मसलन केस ये है कि एक्स जो है वो लेस देन वन है, तो चूंकि वैसे भी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये था कि आप उस रीजन में रहते हुए अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो देयर विल बी सम मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्रिएट होगी। तो अब अगर ये वैल्यू हम व्हेन x इज लेस देन 1, तो उसके लिए बी जे एक्स अप्रोचेज टू j प्लस वन ओवर थ्री जे इंटू एक्स, इसको हम पुट करते हैं एक्सप्रेशन 8.54 में। तो ये मैग्नेटाइजेशन जो है हमारे पास ये आ जाएगी पेज 246 पर कि m इज इक्वल टू एन जी म्यू बी जे प्लस वन एंड टू एक्स बाई थ्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, और x की वैल्यू जो है वो जी जे म्यू बी इंटू बी प्लस लैम्डा एम ओवर के इंटू टी होगी। अब इसमें हम ये जो है वो बी जीरो नहीं है आप, बल्कि फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, देयरफॉर हम इसको ये 8.63 इक्वेशन जो है इसके हम m के लिए जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये लैम्डा एम भी जिधर m हो जाएगा उधर ले जाकर इसको आप टी सी को आप ये n लैम्डा एन जी स्केयर म्यू बी स्केयर जे इंटू जे प्लस वन ओवर थ्री के, इसको ये टी सी के बराबर रखें, और फिर c जो है इसको आप म्यू नॉट इंटू टी सी ओवर लैम्डा इसके बराबर रखें। तो हमारे पास ये 8.64 ये इक्वेशन आ जाएगी कि काई फेरो जो है दैट इज इक्वल टू सी ओवर टी माइनस टी सी। दिस इज द क्यूरी वाइज लॉ, और इसमें हम देखते हैं कि व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू टी सी देन वी फाइंड दैट काई जो है फॉर एग्जांपल वो अनडिटरमिन्ड हो जाती है। सो दिस एक्सप्रेशन 8.64 is known as Curie-Weiss law. It satisfactorily describes the temperature dependence of the susceptibility in the paramagnetic region, provided the temperature is well above the Curie temperature. So the Curie temperature determined from the theory of spontaneous magnetization differs by a few degrees by the experimentally determined value फॉर दी पैरामैग्नेटिक रीजन। तो ये अगर आप पेज देखें इसी 250 पर, सॉरी ये 250 तो नहीं, ये 252 है, इस पर ये इसने फिगर जो है ये फिगर 8.9 है, इसमें पहला ए पार्ट जो है वो पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्यूरी लॉ जो है उसका ग्राफ ड्रा किया है, काई वर्सेस टी। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि काई और टी जो है दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और उसके बाद जो है हम जब ये फेरोमैग्नेटिज्म देखते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म में जो है वहां पर ये अभी जो डिराइव किया है कि काई इज इक्वल टू, तो ये काई फेरो है इज इक्वल टू सी ओवर टी माइनस टी सी। तो ये क्यूरी वाइज ला है, और इसमें देखते हैं हम फॉर एग्जांपल कि जो इसका ये व्हेन टी इज इक्वल टू टी सी पर ये जहाँ पर इसने ये डॉटेड लाइन शो किया है, तो हम अगर टी इक्वल टू टी सी पुट कर देते हैं तो फिर ये काई जो है वो अनडिटरमिन्ड हो जाती है, या यूं है कि इसमें बताया कि ये कम्प्लेक्स बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो ये था जी फेरो मैग्नेटिज्म, और इसमें ये देखा हमने कि when the temperature that is increased from the TC, तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें ये मैग्नेटाइजेशन जो आ जाएगी, और फिर उससे हम इसका ये वाला फार्मूला के का इक्वल टू सी ओवर टी माइनस टी सी जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये क्यूरी वाइज ला था। अब आते हैं हम इसी पर ही ये जो 8.5
2 है कि नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द वाइज मॉलिक्यूलर फील्ड आर द एक्सचेंज इंटरेक्शन। ये जो शुरू में जिसको मॉलिक्यूलर फील्ड का नाम दिया आपने या एक्सचेंज फील्ड का नाम दिया, वाइज फील्ड का नाम दिया, क्रिस्टल फील्ड का, क्रिस्टल इंटरेक्शन का नाम दिया कि इसकी नेचर क्या है या इसकी ओरिजिन क्या है, वाइज ने इसके बारे में ये कोई नहीं बताया। इसके ऊपर फिर ये पाउली और इसने ये हेज़नबर्ग ने इसके ऊपर ये 1928 में जो है वो काम किया। इनके मुताबिक क्या है कि जी द वाइज थियरी ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ferromagnetic domains which are spontaneously magnetized due to the presence of an internal molecular field. Internal molecular field called the Wise field or the exchange field BE. The theory, however, does not explain the origin and the nature of origin and the सर आपकी uh, आवाज कट गई थी। जी आप ठीक अब द यानी कि ये जो वाइज थ्योरी है इट डज नॉट टेल अस अबाउट द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ दीज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो इस के लिए so the theory however does not explain the origin and the nature of this field. The Wise field cannot be simply due to the magnetic dipole-dipole interactions between the neighboring dipole, as this would generate a field of the order of 10 raised to power 3 g जो है only, whereas the actual field strength are observed to be quite high. मसलन for example, the Wise field for the iron is of the order of the 10 raised to power 7 g। यानी कि जो वाइज ने कंसेप्ट दिया इसके दो थे हाइपोथेसिस which were centered one on the spontaneous magnetization यानी कि जो डोमेन था उसके मुताबिक, और दूसरा जो था वो इसके जो spontaneous magnetization जो है within the domain that was due to the presence of the exchange field जिसको आपने BE का नाम दिया था और फिर BE जो है वो लैम्डा m के बराबर था। तो इसके मुताबिक तो ये नेबरिंग जो डाइपोल्स हैं फॉर एग्जांपल उनके दरमियान ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, सिंपल ये है। लेकिन अगर इस थ्योरी को लें तो फिर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट आती हैं। मसलन इस वाइज थ्योरी के मुताबिक अगर जो कैलकुलेट करते हैं ये मॉलिक्यूलर फील्ड की वैल्यू वो आ रही है 10 रेज़ पावर 3 जी, जबकि इसको जब लेबोरेटरी में जब प्रूव करते हैं तो ये तकरीबन 10 रेज़ टू पावर 7 जी जो है मसलन ये उसके लगभग आती है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन है कि जो अजम्पशन है इसका वाइज थ्योरी का जिसमें बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू लैम्डा एम किया था और लैम्डा को जो है वाइज फील्ड कांस्टेंट के तौर पर नाम लिया था कि उसमें ये नेबरिंग जो डाइपोल्स हैं फॉर एग्जांपल उनके दरमियान ये अट्रैक्शन या इंटरएक्शन होने की बुनियाद पर ये सारी जो है विद इन दी डोमेन ये एटॉमिक डाइपोल जो हैं वो हो जाती हैं पैरेलली अरेंज हो जाती हैं। लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अगर इसकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को कंपेयर करें ये जो मॉलिक्यूलर फील्ड है तो उन दोनों में वाज़े डिफरेंस है। तो इसके ऊपर जो है फिर ये हेज़नबर्ग ने इट वाज द हेज़नबर्ग हु फर्स्ट proposed in 1928 that the Wise field was the consequence of the quantum mechanical exchange interactions between the atoms। यानी कि हेज़नबर्ग के मुताबिक ये जो मॉलिक्यूलर फील्ड है फॉर एग्जांपल इसका जो ओरिजिन है
that is the consequences of the quantum mechanical exchange interactions between the atoms. So this interaction arises due to the Pauli exclusive principle, according to which any change in the relative orientation of the two spins that would disturb the spatial distribution of the charge, thus producing interaction between the टू एटम्स। तो ये जो अभी मैं आपको बता रहा था कि नेचर ऑफ दी के ये सिंपली डाइपोल डाइपोल के दरमियान इंटरेक्शंस नहीं है, बल्कि ये एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। और इसके मुताबिक कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए कि एनी चेंज इन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू स्पिन्स के किया हमने कि जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पिन जो है वो परसिस्ट करती है इन द अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये दो स्पिन होंगी तो उनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन दैट में चेंज। जैसे बताया कि एक एटम जो है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों का सेंटर ऑफ जो है वो सेम होने की वजह से उसको आप न्यूट्रल लेते हैं, लेकिन जब उसी में थोड़ा मिस ओरिएंटेशन हो जाती है, उनके सेंटर्स जो हैं वो मैच नहीं करते, तो फिर उसमें डाइपोल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी वो ऐसे ही बता रहा है कि इट्स एनी चेंज इन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू स्पिन्स विल डिस्टर्ब द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो जब स्पिन की रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज होगी तो उसकी वजह से ये चार्ज जो है मसलन वो डिस्टर्ब होगा या चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, दस प्रोड्यूसिंग इंटरेक्शन बिटवीन द टू एटम। तो जैसे उसमें आप एटम में ले रहे हैं कि उसके में पॉजिटिव डाइपोल जो है वो क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जानब और उसका न्यूक्लियस एक जानब। तो फिर जो साथ वाला एटम्स होते हैं उनके ऊपर भी, जिसको आपने वांडरवाल और दूसरी मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वी का नाम दिया था, लेकिन ये जस्ट ओरिएंटेशन जो है उसकी बुनियाद पर या पोलराइजेशन की बुनियाद पर वो क्रिएट होते थे। तो फिर उसके फिर कूलम्स लॉ अप्लाई करते हुए आप फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है मसलन या कूलम फोर्स कूलम लॉ हम अप्लाई करते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही बता रहा है कि व्हेन देयर आर टू स्पिन्स एंड दे आर प्रोसेसिंग अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, their relative the change in their relative orientation of the spin that may that disturb the special distribution of the charges and thus produces the। तो जब चार्जेस डिस्टर्ब होंगे तो फिर उसमें ये एटॉमिक डाइपोल्स इनके वो बनेंगे और उसकी बुनियाद पर फिर दो जो स्पिन हैं फॉर एग्जांपल दे इंटरेक्ट बिटवीन द two atoms. Apparently, the strength of the exchange interaction between the distant atoms that depends on the extent of the overlap of the two wave function as well as the relative orientation of the electron spins, but not on the spin magnetic moments। यानी कि एक तो जैसे वहां पर हमने किया था डायमैग्नेटिज्म में कि वहां पर ऑर्बिट को वेव फंक्शन से जो है वो वहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली जो है उसको रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पर भी वो ये जो एक्सचेंज इंटरेक्शंस हैं इनको एक्सचेंज इंटेग्रल की बुनियाद पर वो डिस्क्राइब करता है, या फिर ये कि यहाँ पर कितना मसलन उनके वेव फंक्शन जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। जितना ज़्यादा मसलन वो ओवरलैप करेंगे इतने ही ये स्ट्रॉन्ग उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स आएंगे। तो यही इसके कहने का है हाइजेनबर्ग के मुताबिक कि when two spins there is change in the distribution of the charge due to the relative orientation of the two spins, तो फिर उसकी बुनियाद पर इंटरेक्शन जो हैं दो स्पिन के दरमियान दो एटम्स के दरमियान प्रोड्यूस होंगे एंड द एक्सचेंज इंटरेक्शन स्ट्रेंथ जो है दैट डिपेंड्स on the adjacent atoms depend on the extent of the overlap, their wave function as well as their relative orientation of the electron spin।
उसके ऊपर ये डिपेंड कर, बट नॉट ऑन द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स। सो यहाँ पर फिर ये इसका कंक्लूसिव मार्क्स आ रहे हैं, दस दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन मैग्नेटिक टाइप ऑफ द इंटरेक्शन के जब वेव फंक्शंस जो हैं वो ओवरलैप करेंगे तो उसकी बुनियाद पर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब होगी ड्यू टू द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, देयर origin is an electrostatics, not the magnetic type of the interaction। इसको और एक्सप्लेन करते हैं ये आगे, यूजिंग हिटलर लंडन theory of the chemical bonding, it can be shown that the total energy of the system of the two atoms contain an exchange energy term given by uij is equal to minus of 2 JESI डॉट SJ। अभी पीछे हम जो मैग्नेटिक एनर्जी कर रहे थे तो उसको हमने म्यू m डॉट b जो है वो उसके लिहाज से किया था। तो अब हम यहाँ पर डाइपोल्स को जब और स्पिन को डाइपोल्स की स्पिन को जब कंसीडर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द हिटलर लंडन थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग हम एक्सचेंज एनर्जी के लिए ये रिलेशन लिख सकते हैं कि UIJ इज इक्वल टू माइनस 2 JESI डॉट SJ। तो क्या है ये, SI एंड SJ रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ द टू एटम्स एंड JE जो है ये कैपिटल JE, दिस इज द एक्सचेंज, this is the exchange integral. This is the exchange integral which is assumed to be the same for any pair of the atoms। यानी कि अगर सेम एटम उसके हैं, एक ही एलिमेंट से वो अगर बिलोंग कर रहे हैं, सेम टाइप है, सेम टाइप है तो मसलन दोनों ही कार्बन के एटम हैं, जी, कि दोनों ही कार्बन के एटम्स हों तो फिर तो JE जो है उसकी वैल्यू उन दोनों के लिए सेम होगी। लेकिन दो मुख्तलिफ हैं, जैसे एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो फिर उस वक़्त इनके जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल JE की वैल्यू दैट विल बी डिफरेंट फॉर द different atoms। So its value depends on the overlap of the charge distribution of the two atoms। ये हम जब बैंड थ्योरी पढ़ रहे थे तो याद होगा आपको कि दो एटम्स जो हैं अगर वो थे फ्री थे, एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर पड़े थे, इंटरेक्शन ना आने के बराबर थे, तो हम ले रहे थे कि उस वक्त जो ये चाहे वो एस ऑर्बिटल था या ये जो एनर्जी लेवल थे हमें वो सिंगलेट की नजर आ रहे थे। तो लेकिन जैसे एक 2s है या 2p, वो अगर उन दोनों एटम जब वो क्लोज होते थे तो फिर उनके दरमियान ये इंटरेक्शन बढ़ते थे और ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिट्स या द वेव फंक्शन जो है उसकी बुनियाद पर उनके दरमियान फिर इंटरेक्शन को जो है वो डिस्क्राइब करते थे। तो यहाँ पर भी ये जो JE है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज इंटीग्रल, it depends value depends on the overlap of the charge distribution of the two atoms or on the interatomic distance। So in general JE is positive for the large interatomic distances and negative for the smaller one। ये मैं अभी आपको उससे आप बुक रखेंगे सामने, अब जो वहाब की है उसमें बकायदा ये रेशियो दी हुई है कि ये जो एटॉमिक रेशियो है दो एटम्स के दरमियानी फासला जो है वो अगर तकरीबन वो 3 के बराबर हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है और उससे बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो, जैसे 5-6 वगैरह हो, तो फिर उस वक़्त क्या है कि JE जो है फॉर एग्जांपल
ये फेवर करता है इसको, एक तो ये पॉजिटिव होगा, दूसरा ये फेवर करेगा फेरो मैग्नेटिज्म को। लेकिन अगर ऐसे है कि इसकी अगर जो वैल्यू है वो अम, इस ओवरलैप जिसको हम आर आई जे भी कहेंगे, कि अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है 3 से, ये मसलन क्रोमियम के लिए ये 2.6 होती है, मैंगनीज के लिए 2.94 होती है, तो ये जो है इनके लिए जेई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और दूसरा ये कि ये वाले मटेरियल जो हैं वो नॉन फेरो मैग्नेटिक होंगे। तो ये ग्राफ जो है इसमें ये दिया हुआ है, अगर आप इन्हीं के साथ ही आपके पास पेंसिल अगर है तो पूरी के ऊपर ही चाहे लिख लें कि जो Fe है आयरन, ये ग्राफ इसकी बात कर रहा हूँ, फिगर 8.5 प्लॉट ऑफ द एक्सचेंज इंटीग्रल and Je versus ratio of the interatomic separation to the radius of the 3D orbit Rij over R3D। तो इसमें आप Fe जो है इसकी Ri वैल्यू जो है Rij वो 3.26 है, कोबाल्ट जो है ये 3.64 है, निकल जो है Ni ये 3.94 है, क्रोमियम जो है Cr वो 2.60 है, और मैंगनीज जो है वो 2.94 है, और Gd जो है गैडोलीनियम ये 3.10 है। तो इनके लिए अगर हम देखें अरे कि लास्ट वाला क्या था? ये Gd गैडोलीनियम GO, ये आपको लिखवाया भी था उसने, ये GODOLINIUM गैडोलीनियम, इसकी वैल्यू कितनी है? ये इसके लिए वैल्यू 3.10 है, ये Ri की ना, ठीक है। ये जो हाँ वहाब की बुक होगी तो उसमें भी ये गिवन है। तो इसमें ये सेंट्रल लाइन हम एक्स एक्सेस ले लें तो जेई की इस लाइन से ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और नीचे वाली जो है वो नेगेटिव वैल्यू हैं। और अगर आप ये Rij/3D ये जो लिखवाए हैं मैंने, तो मसलन देखें Fe ऊपर लाई करता है इससे, इसका मतलब है जेई पॉजिटिव होगा, ये 3.26 था। फिर उसके बाद जो है कोबाल्ट आ जाता है, कोबाल्ट के लिए 3.64 था, ये भी ऊपर टॉप में आ रहा है। उसके बाद निकल जो है 3.94 है, ये भी ऊपर है ग्राफ इसका जीरो लाइन से। और उसके बाद गुडलिनियम जो है एग्जाम्पल उसके लिए 3.10 था, तो इनके लिए जेई जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर क्रोमियम और मैंगनीज को आप लें, तो क्रोमियम जो है उसके लिए बताया है आपको ये 2.60 है, और इसके लिए जेई की वैल्यू नेगेटिव है। और इसी तरीके से मैंगनीज जो है उसके लिए भी इसकी वैल्यू 2.94 है। तो ये वाला जो फार्मूला इसने ये बताया था कि इन जनरल जेई इज पॉजिटिव फॉर द लार्ज इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस एंड नेगेटिव फॉर द स्मॉलर वन, ये मैंने अभी आपको लिखवा दिए। अब ये जो द एक्सप्रेशन 8.67 is known as the Heisenberg model of the exchange energy. It also follows from 8.67 that if Je is positive, the parallel alignment of the span that exhibits lower energy and hence